गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, चलो स्टार्ट करते हैं आज का गेम। नवंबर 16 2021 के बिजनेस लाइन के जो काम की बातें हैं वो देखने वाले हैं। सबसे पहले अपन स्टार्ट करेंगे यहाँ से। जो ऑटो डेबिट ट्रांजैक्शन फेलियर है वो काफ़ी लो, 20 मंथ लो हो गया अक्टूबर में। तो बोल रहे हैं कि एक इकोनॉमी की हमारी बाउंसिंग बैक है, वापस से रिकवरी कर रही है, उसकी तरफ साइन करता है। तो और बहुत सारे फैक्चुअल डेटा दिए गए हैं, लेकिन कोई काम का है नहीं। अपने को जो डेटा का इनका जो सोर्स है वो ध्यान रखना है, नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस, जो कि एनपीसीआई ऑपरेट करता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। उसके अलावा बेसिकली यही है कि अगर देखो, अगर ऑटो डेबिट में पैसे दे पा रहे हैं, मतलब जो बोरोवर्स के अंदर जो स्ट्रेस था वो कम हो गया है, उनके पास में पैसा आ रहा है और बेसिकली इकोनॉमी वापस से रिकवरी ट्रैक पे है। तो इसमें यही बहुत सारे डेटा दिए गए हैं। तो डेटा कोई काम का है नहीं, आप देख सकते हो। वैसे भी काफ़ी डेटा है, तो ऐसे डेटा नहीं पूछे जा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज़ पे चलते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है, तो अभी आप सभी को पता है क्रिप्टो करेंसीज के अराउंड काफ़ी सारा हौला हो रखा है ना। तो अगर क्रिप्टो करेंसीज की बात करते हैं तो यही इसमें बातें चल रही है कि इसको रेगुलेट किया जाए, क्या हो, इसको एसेट कंसिडर करे, करेंसी माने क्या हो, किस टाइप के रेगुलेशंस हो। तो बेसिकली उनके अराउंड ही एक जो हमारी जो स्टैंडिंग कमेटी जो फाइनेंस है उसके चेयरमैन एमपी जयंत सिन्हा जी है, बीजेपी के एमपी है। तो इन्होंने अभी एक कॉन्फ्रेंस चल रही है जिसका नाम है दोस्तों क्रिप्टो फाइनेंस अपॉर्चुनिटीज एंड चैलेंजेस। बेसिकली जो करंट सिनारियोज है और उसके बेस पे क्या रेगुलेशंस उसको एसेट माना जाए, कुछ कंक्लूडिंग एक तरीके से जो बेसिकली जो ऐसा सेक्टर है जो ओपन है, उसके अंदर कुछ रेगुलेशंस, कुछ जो इन्वेस्टर्स है उसके लिए भी कुछ सेफ गार्ड मैकेनिज्म्स इंट्रोड्यूस किए जाए। तो उन सब के अराउंड ही सब डिस्कशन चल रहे हैं। देखो पैनल, ये जो कुछ इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स को इन्होंने इनवाइट किया है कि हमें कुछ सजेशन दो भाई, कुछ बताओ क्या हम कैसे करें, क्या क्या चीज़ हमको ध्यान रखनी चाहिए। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ देखो वही होता है कि इन्वेस्टर्स जो लोग पैसा लगाते हैं ना वो सेफ़ हो। ऐसा नहीं कि बेचारे छोटे छोटे इन्वेस्टर्स आके लुट जाए बेसिकली बिटकॉइंस और क्रिप्टोज में इन्वेस्ट करके। अब इन कुछ मेंबर्स ने ये बोला कि जो ईआई से सेल्वाडोर है वही एक देश ऐसा है जो जिसने लीगलाइज किया क्रिप्टोज को, चाइना ने बैन किया हुआ है। तो देखो कोई भी डिजिटल लाइसेंस पे चाइना ने बैन क्यों किया, तो चाइना की बैन के रीजंस, उनकी स्टडी क्या उन्होंने बेसिकली कमियां और क्या उन्होंने डेंजर्स देखे क्रिप्टो करेंसी को लीगलाइज करने के। तो वो सब चीज़ें अच्छे से डिटेल में बेसिकली डिस्कशन और बेसिकली टेबल पर रख के डिस्कशन हो और उसके बाद ही कंक्लूजन पे पहुंचा जाए। तो ये बातें चलती रहेगी आने वाले टाइम में। हॉट टॉपिक हो चुका है कि ये रेगुलेट करो उनको, क्रिप्टो करेंसीज को, ये सब बातें बोल बच्चन गिरी इसके अराउंड चलती रहेगी, थोड़ा ध्यान रखा करो। अब आ गई बड़ी मज़ेदार न्यूज़, जो कि थोड़ी मतलब क्या कहते हैं, थोड़ी हंसी मजाक वाली न्यूज़ है बेसिकली। तो देखो सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कैट इज आउट ऑफ बैग। ठीक है, मतलब ये एयर पोल्यूशन से रिलेटेड न्यूज़ है। जो हमारा न्यू दिल्ली का जो एयर पोल्यूशन की जो समस्या है, जो हर दिन हेडलाइंस में रहती है, लेकिन मतलब हेडलाइंस में ही बनी रहती है हमेशा, मतलब ऐसा हाल है। तो इसके अंदर देखते हैं क्या क्या चीज़ें बताई गई है। एग्जाम के लिए ज़्यादा रिलेवेंट है नहीं, लेकिन आप कहीं कोट कर सकते हैं ऐसे, आप डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस में एनवायरमेंट रिलेटेड कहीं आपको कोट करना है तो। ठीक है ना। देखो चीफ जस्टिस जो हमारे हैं रमन्ना जी, उन्होंने पहले बोला है कि जो दिल्ली का एयर पॉल्यूशन है ना वो किसानों से स्टेबल बर्निंग से नहीं हो रहा। मेजर कॉज नहीं कि भाई सारा का सारा उसको ब्लेम कर दो, किसान स्टेबल बर्न कर रहे हैं इसलिए दिल्ली की हवा ख़राब है, ऐसा गलत बात है। अब कुछ फैक्चुअल इन्होंने बातें इस आर्टिकल में है बेसिकली, वो देख लेते हैं ना। अब वही हुआ बेसिकली, सुप्रीम कोर्ट ने बोला सेंटर को भाई इमरजेंसी मीटिंग करो और वर्क फ्रॉम होम करो, अलाउ ना पॉल्यूशन ऐसा बना रहेगा। अब यहाँ पे कैट इज आउट ऑफ द बैग, तो वो कैट क्या है भाई, मतलब कौन सी कैट है जो बैग से बाहर आई है। तो देखो जो अर्बन फैक्टर्स हैं, जैसे कि कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी है, इंडस्ट्रियल एमिशन है, व्हीकल एग्जॉस्ट है, रोड डस्ट, ये है कैट जो कि बैग के बाहर आ गई है। मेजर कॉजेस ऑफ द पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन इन द कैपिटल। अब यहाँ पे फैक्चुअल डेटा दिया गया है कि जो आसपास के जो एनसीआर के स्टेट्स हैं, हरियाणा, यूपी, पंजाब, 10% ही इनके अंदर जो स्टेबल बर्निंग होती है वो एयर पॉल्यूशन के लिए जिम्मेदार है। ठीक है, अब और इंटरेस्टिंग बातें आगे बताई गई है। अब सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि तुम लोग सेंटर वाले ये कहते हो कि 76% ऑफ द पॉल्यूशन इज कॉज्ड बाय इंडस्ट्री डस्ट, व्हीकल और कंस्ट्रक्शन, नॉट ड्यू टू स्टेबल बर्निंग, सो द कैट इज आउट ऑफ द बैग। यू आर सेइंग ओनली फार्म एज कंट्रीब्यूट ओनली 4%। सो बेसिकली कि जो फार्म फायर से सिर्फ 4% ही योगदान देती है। तो आप जो है
उस पॉल्यूशन को टारगेट कर रहे हो जो इनसिग्निफिकेंट है, यानी कि 100% में से जो 4% है उसको टारगेट कर रहे हो। ये क्या कर रहे हो आप, मतलब बेसिकली ऐसा इनका मानना है, कोर्ट का भी कहना है। सो बाद में बेसिकली ये बोला गया कि आप सभी लोग भी एग्री करते हो ये फार्म फायर्स कोई मेजर वजह नहीं है और इसके अराउंड जो हौला हो रखा है उसका कोई साइंटिफिक कोई एक्चुअल बेसिस नहीं है। ठीक है, उसके अलावा इस आर्टिकल ने ये बोला है कि पॉल्यूशन इज कॉज्ड बाय द सिटी रिलेटेड इश्यूज। आप पहले उनका समाधान निकालो, उसके बाद में हम लोग स्टेबल बर्निंग पे आते हैं। ठीक है, दिस इज लाइक द स्टोरी टोल्ड बाय ग्रैंडमा, एवरीवन पासिंग द बक। ठीक है, तो ये थोड़ा सा मतलब एयर पोल्यूशन की जो सच्चाई वास्तविकता उसके बारे में आर्टिकल था। जो बातें करी गई इस आर्टिकल के बेसिस पे करी गई है अपने। ठीक है, अपन आगे चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। LIC का जीवन उमंग चर्चा में रहता है, देख लेना। वेंचर कैपिटल अल्टरनेट सोर्स ऑफ फाइनेंस में पढ़ लेना अगर नहीं कवर किया तो आप इसको भी। उसके अलावा ये पेज न्यूज़ से भर के है। देखो सबसे पहले तो जो WPI इन्फ्लेशन है वो काफ़ी हाई पहुंच चुका है, 12.5%। ठीक है, इसके अराउंड इसमें जो रीजन है मेजर फूड और नहीं सॉरी फ्यूल और पावर, फ्यूल और जो पावर है वो 37% पहुँच चुका है। अब सितंबर में 24 था, अभी 37%, काफ़ी ज़्यादा है फ्यूल और पावर में इन्फ्लेशन। इसकी वजह से ही WPI 12.5% पहुँच गया। WPI के जो वेटेज है वो देख लेना कौन से सेक्टर कौन से कंपोनेंट का कितना वेटेज है। अगली न्यूज़ पे चलते हैं। तो इंटरनल ऑम्बड्समैन स्कीम इंट्रोड्यूस किया RBI ने सेलेक्ट NBFCs के लिए। तो भाई वो कौन सी NBFCs देख लेते हैं। NBFCs जो डिपॉजिट ट्रैकिंग है उनमें 10 या 10 से ज़्यादा ब्रांच है तो उनको भी इसका पालना करनी पड़ेगी। और वो नॉन डिपॉजिट टेकिंग NBFC जिनकी एसेट साइज 5,000 करोड़ से ज़्यादा है और जिनका पब्लिक कस्टमर इंटरफेस भी है, 6 मंथ के अंदर अंदर इनको इंटरनल ऑम्बड्समैन अपॉइंट करना पड़ेगा। कुछ NBFC इससे एग्जम्प्ट की गई है। कौन सी NBFC है वो, जहाँ पे बेसिकली कस्टमर इंटरफेस नहीं होता। लेकिन अगर कैटेगरी वाइज देखोगे तो प्राइमरी डीलर्स, इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनीज, कोर इन्वेस्टमेंट कंपनीज, इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड NBFC, अकाउंट एग्रीगेटर और NBFC जो कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस में है या फिर लिक्विडेशन में है, और जो कैप्टिव कस्टमर्स हैं ये सब इस डायरेक्शन से एक्सक्लूड किया गया। अपन आई थिंक यही काम का न्यूज़ है इसमें। तो अपन आगे चलते हैं। एक SBI की रिपोर्ट भी है कि नोटबंदी के 5 साल बाद भी जो कैश इन सर्कुलेशन है लगभग पीक पहुंच चुका है। एक SBI की पहले भी एक इको रिपोर्ट आई थी, वो भी देख लेना, शायद उसी का डेटा है भी। तो इसके अंदर अगर मानते हैं तो कैश इन सर्कुलेशन 14.5% था फाइनेंशियल ईयर 21 में कोविड की वजह से। और अभी बात करें कैश इन सर्कुलेशन तो अभी एज ए परसेंटेज ऑफ GDP 13.1% है इस फिस्कल में अभी बात करते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, आपको कभी कभी इंटरव्यू में काम आ जाते हैं और कभी एग्जामिनर का मन किया था एग्जाम में भी ऐसे रैंडम क्वेश्चन पूछ सकता है फैक्चुअल बेसिस पे। IBPS का एक देखो फैक्चुअल बेसिस पे पूछना काफ़ी ट्रेंड है। अब WTO का एक रिपोर्ट आया, उसके भी इन्होंने मेंशन किया है गुड्स ट्रेड बैरोमीटर। इन्होंने बोला है कि बेसिकली कि अगर डिमांड कम होती है और सप्लाई शॉक होता है तो इसकी वजह से ट्रेड इन गुड्स स्लो डाउन हो जाता है। आप देख लेना इस रिपोर्ट के अराउंड जो बातें हैं। RBI ने बुलेटिन निकाला, वो भी इकोनॉमिक रिकवरी, वैक्सीनेशन, इंटरेस्ट रेट सॉफ्टनिंग, इन्फ्लेशन, ये सब बूस्ट करेगा रिकवरी को, इसके अराउंड ही बातें करी गई है। अपन आते हैं इसमें हमारे एक इम्पोर्टेंट आर्टिकल के ऊपर। PLI स्कीम का तो कुछ वो इतना, ये बैटरी स्टोरेज के लिए PLI स्कीम कर रहे हैं, देख लेना आप। अभी इसमें डिप्टी गवर्नर RBI के इन्होंने रिकवरिंग लॉस्ट आउटपुट में टेक ईयर्स, काफ़ी अच्छे इनके 4-5 एरियाज पॉइंट्स पे इन्होंने बात करी है, तो वो देख लो, काम के इम्पोर्टेंट है। देखो वही इकोनॉमिक रिवाइवल के अराउंड बातें हैं इसमें। देखो पहला तो की पॉइंट अगर बात करें तो वो ये है कि हमको जो सेविंग रेट में स्लो डाउन है उसको वापस से रिवर्स करना पड़ेगा। वो ग्रोथ के हायर ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब इन्होंने देखो 4 जो एरियाज़ के अराउंड बात करिए। पहला तो हमारी जो ग्रोथ है होम ग्रोन ग्रोथ है। भाई होम ग्रोन ग्रोथ का मतलब क्या होता है, देखो अगर होम ग्रोन की बात करें तो यहाँ पे इन्होंने बताया हुआ है कि हमारा जो इन्वेस्टमेंट है वो हमारी डोमेस्टिक सेविंग्स से ही फाइनेंस होता है। जो बाहर का कैपिटल से, बाहर फॉरेन कैपिटल हो तो सप्लीमेंट्री रोल प्ले करता है, कोई बड़ा रोल नहीं प्ले करता है। तो ये होती है होम ग्रोन ग्रोथ।
अब बात करें तो उन्होंने बोला कि जो कैपिटल एक्युमुलेशन है वो लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर हमारे 60% ग्रोथ का लगभग। इसलिए जो इन्वेस्टमेंट रेट जो कि होता है टोटल इन्वेस्टमेंट टू जीडीपी रेशियो, उसको हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर कंसिडर करते हैं ग्रोथ के लिए। ठीक है, ये पहली बात है इन्होंने। नेक्स्ट, रिकवरिंग लॉस्ट आउटपुट, जो हमारा आउटपुट लॉस्ट हुआ है, जो कि कोविड की सप्लाई डिसरप्शंस की वजह से, हेल्थ क्राइसिस की वजह से और मास माइग्रेशंस की वजह से, ग्लोबल एनवायरनमेंट हॉस्टल हुआ था और इसकी वजह से जॉब लॉसेस हमारा काफ़ी मतलब एक सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ द आउटपुट हैज़ बीन लॉस्ट। तो वो हमको काफ़ी टाइम लगेगा, बेसिकली लगभग 1/10 आउटपुट हमने लॉस्ट किया उसको रिगेन करने के लिए। अगर बात करें आगे तो इन्होंने लेबर प्रोडक्टिविटी का राउंड भी बात करी। ये आर्टिकल वैसे मैंने शेयर किया अपने ग्रुप में। तो लेबर प्रोडक्टिविटी के लिए इन्होंने बोला है कि वापस से लोगों को काम पे लाने के लिए, उनको रीस्किल करने के लिए, ताकि जो चेंजिंग एनवायरनमेंट ऑफ द वर्क है और उनकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करना, ये थर्ड चैलेंज है हमारे लिए। क्योंकि इंडिया का जो लेबर प्रोडक्टिविटी में 132 में 100 रैंक आता है। अगर इन्होंने वही बोला हमारा डेमोग्राफिक डिविडेंड जो है उसको इंक्रीज होता रहेगा, ये हमारे लिए चैलेंज है, उसको ढंग से हम लोग यूटिलाइज कर सके। एक्सटर्नल वायबिलिटी के अराउंड भी इन्होंने बातें करी। एक्सटर्नल वायबिलिटी बोले, पहले हम फ्रेजाइल 5 इकोनॉमीज में आते थे, हमारी एक्सटर्नल सेक्टर वायबिलिटी डिटोरेट हुई टैप टेंट्रम के दौरान। उसके बाद में हम लोगों ने काफ़ी इंप्रूवमेंट किया है और अभी हम लोग जो है काफ़ी अच्छे से मैनेज किसी भी एक्सटर्नल शॉक्स को मैनेज करने के लिए काफ़ी सही जगह पे अभी है। सो बेसिकली दोनों इन्होंने यही बोला कि आगे जो है अभी कोविड जा रहा है, लगभग सब लोग जो है कोविड से अभी वापस नॉर्मलसी की तरफ, नॉर्मल पॉलिसी स्टैंसेस की तरफ आएंगे। तो उस केस में हमारे को कुछ इस ग्लोबल स्पिल ओवर देखने पड़ सकते हैं, जिससे हमको इम्यून रहना पड़ेगा। मतलब इंडिया बचा नहीं सकता चाहते हुए भी, क्योंकि इंटरकनेक्टेड वर्ल्ड है, तो उनके स्पिल और इम्पैक्ट हमें आएंगे। तो इसलिए हमें एक्सटर्नल वायबिलिटी हमारे सेक्टर की बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि हम जो शॉक्स जो आते हैं, जो वेव्स जनरेट होते हैं, उनको हम लोग बेसिकली एडजस्ट कर सकें, उनको हम एब्जॉर्ब कर सकें। अगर पीपीपी टर्म्स में बात करें तो इंडिया भी फिलहाल थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी है और बताया जा रहा है कि 2040 तक सेकंड पहुंच सकता है। अब चलते हैं लास्ट जो इसका कॉन्सेप्ट है, मिडिल इनकम ट्रैप। मिडिल इनकम ट्रैप क्या होता है, कुछ टाइम पहले इकोनॉमिक सर्वे ने भी बात करी थी इस कॉन्सेप्ट के अराउंड। देखो, मिडिल इनकम ट्रैप और उसका क्या रीजन है और उसका क्या समाधान है भाई, कहाँ पे ध्यान देना चाहिए जब हम मिडिल इनकम ट्रैप को अवॉइड कर सकते हैं। सबसे पहले तो ब्रिक्स कंट्रीज जो है ना, सारे के सारे वल्नरेबल है, मिडिल इनकम ट्रैप के जाल में फंस सकते हैं। अब क्या होता है मिडिल इनकम ट्रैप, क्या होता है भाई? मिडिल इनकम ट्रैप दोस्तों वो एक सिचुएशन होती है जिसके अंदर जो कंट्रीज हैं, मिडिल इनकम कंट्रीज तो मिडिल इनकम में पहुंच गए, उसके बाद में वो हायर इनकम में नहीं जा पाते, ट्रांजिशन नहीं कर पाते। उसका रीज़न ये होता है, एक तो बढ़ते हुए कॉस्ट और कम्पिटिटिवनेस डिक्लाइन। दो फैक्टर, मेजर फैक्टर होते हैं। अगर आपके इंक्रीजिंग कॉस्ट होते हैं और आप कम्पिटिटिवनेस भी आपकी डिक्लाइन होती है, तो आपको एक मिडिल इनकम ट्रैप में फंस जाते हैं। आप मिडिल इनकम स्टेटस में रहते हैं, हायर इनकम में आप नहीं पहुंच पाते। अब बात होती है ये समस्या है, तो समाधान क्या है भाई? समाधान दोस्तों, इकोनॉमीज़ को इन्वेस्टमेंट और इनोवेशन, ये दो ऐसी चीज़ें, दो ऐसे फैक्टर्स जिनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा काम करना रहता है। अगर आपको हायर इकोनॉमी बनना हो तो कम्पिटिटिवनेस आपको लानी पड़ती है। बेसिकली जो इनोवेशंस के थ्रू ही आप कम्पिटिटिवनेस लाते हैं। और बेसिकली इसीलिए जो मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं, इन दोनों चीज़ों के ऊपर इम्पैक्ट डालते हैं, उनके ऊपर हमें अच्छे से काम करने की ज़रूरत है, जिससे कि हमारा इन्वेस्टमेंट और इनोवेशंस बढ़ सके, इनोवेटिव इकोनॉमी हो सके। तो ये आर्टिकल जो काम का मेरे को लगा, मैंने आपको बता दिया है। अब अपन लोग आगे चलते हैं। अच्छा आर्टिकल है, कहीं भी आप इंटरव्यू में कोट कर सकते हो, कई जगह काम आ सकता है। इसके अलावा थिंक में कुछ है नहीं। ये यहाँ पे दिया है कॉन्ग्लोमरेट्स, देख लेना इस टर्म को। हाँ, अभी ये कहा गया प्रधानमंत्री जन धन योजना के राउंड, कुछ बातें आ गई, देख लेते हैं क्या बोल रहे हैं ये लोग। सबसे पहले तो मैं वो चीज़ इसमें आपको बताना चाहता हूँ, तो इंटरव्यू में कहीं भी काम आ सकती है, ठीक है। लो एटीएम पेनिट्रेशन, एक तरीके से स्टैटिस्टिक्स डेटा फैक्चुअल नॉलेज इसके अंदर जो वर्ल्ड की कंट्री से कंपेयर किया गया। देखो, अगर जो केन रिसर्च की अगर बात माने तो इंडिया में 1 लाख पॉपुलेशन के ऊपर 15.4 एटीएम्स आते हैं, ठीक है। अब दूसरे कुछ जो ग्लोबल लीडर्स हैं इस एटीएम पेनिट्रेशन में, वो लोग अगर देखोगे तो चाइना का 70 आता है, यूके का 80 आता है और ब्राज़ील का 80 और 94 रशिया, मतलब उनके 80-90 के आसपास है और हम सिर्फ 10-15 के आसपास ही पड़े हैं, मतलब पर 1 लाख पॉपुलेशन एटीएम्स का नंबर। और अगर टोटल एटीएम्स की बात करें तो टोटल एटीएम्स हमारे देश में लगभग 2.41 लाख है अभी अगस्त के अंदर। अब देखो, एटीएम्स जो हैं केस डिस्पेंसर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट जरिया होता है और उसके साथ में फाइनेंशियल इंक्लूजन को बढ़ाने में भी काफ़ी मदद करते हैं एटीएम्स, ठीक है।
तो इसीलिए अभी रिसेंटली आरबीआई का जो पेनल्टी आया है कि अगर 10 घंटे तक इसमें पैसे नहीं रहे तो आपको 10,000 पेनल्टी देनी पड़ेगी। तो बोले कि अगर देखो जो डिफ़िकल्ट एरियाज़ हैं, जो सेमी अर्बन रूरल एरियाज़, वहाँ लॉजिस्टिक्स भी इन्वॉल्व होता है, वहाँ पे जाना पड़ता है, लॉजिस्टिक्स कॉस्ट काफ़ी रहता है, इश्यूज़ लॉजिस्टिक्स इश्यूज आते हैं, वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर ये सब चीज़ें आती हैं। इसलिए जो बेसिकली एक वाइट लेबल एटीएम्स बोला है कि ये जो हमारे को मतलब डीमोटिवेट करने वाला है ये पेनल्टी। अब बात करते हैं, अब केस इन सर्कुलेशन तो अपन ने देखा है, नोट्स इन सर्कुलेशन आते हैं और कॉइन्स, रुपीज़, स्मॉल कॉइन्स, ये सब आते हैं। अभी फ़िलहाल 29 लाख करोड़ के आसपास है ये, नोटबंदी के टाइम 18 लाख करोड़ था। अब प्रधानमंत्री जनधन योजना तो सब जानते हैं, खैर उसके अराउंड इसके अंदर अकाउंट अभी जो है 43.81 करोड़ अकाउंट्स पहुंच चुके हैं। और टोटल अगर हम बात करते हैं इसके अंदर कितना पैसा जमा किया इस इन अकाउंट्स में, 1,48,935 करोड़, 1.48 लाख करोड़। याद रख लेना, ये फैक्चुअली इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। अभी अपन आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ पे वेस्ट बंगाल की हेल्थ सेक्टर स्कीम है स्वास्थ्य साथी, पूछ सकता है ऐसे में कुछ इश्यूज की फ्लैग, मतलब बेसिकली ये सब चर्चा में आई है क्योंकि इसके अराउंड कुछ डिलेड पेमेंट्स, अनवायबल कंडीशन, लैक ऑफ इंश्योरेंस पार्टनर्स आर कंसर्न, ये है बस स्वास्थ्य साथी वेस्ट बंगाल की है। और उसके अलावा तो क्या ही पूछेगा। उसके अलावा हम लोग देखें तो एक आर्टिकल लास्ट है, वैक्सीन मैत्री, हमारे गवर्नमेंट ने अलाउ किया कि जो हमारी सीरम इंस्टीट्यूट है वो 5 करोड़ वैक्सीनेशंस हमारे इंडोनेशिया को भी दे दें। और लास्ट न्यूज़ है, अपन ने तो WTO का मीटिंग होगा ना अभी 12वां नंबर का मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस, जो कि 30 नवंबर से शायद 3 दिसंबर के बीच में होने वाला है ना। तो उस टाइम में ये सब बातें चलेगी, तो WTO का अपन उस टाइम चीज़ें देख लेंगे डिटेल में। ये बेसिकली जो हमारा ट्रिप्स कोविड वैक्सीनेशन वेवियर था ना, उसके अराउंड मतलब बातें हैं। तो उस टाइम डिस्कशन मुद्दा आएगा, चर्चा में आएगा, तो यही बोला गया इस आर्टिकल में। तो आई थिंक आज का अपन ने कवर कर लिया बिजनेस लाइन। तो मैं वीडियो एंड करता हूँ, नए लोग सब्सक्राइब कर लेना और सपोर्ट करते रहो, पढ़ते रहो। बेस्ट ऑफ लक नाबार्ड जनता को एक बार फिर से।